हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे है। उसमें आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब तक के डिस्कशन में हम फंडामेंटल राइट तक के सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम अपने डीपीएसपी के सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। और हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने देखी होगी उनको तो पता होगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और वहीं पे हम अपने जितना भी स्टैटिक्स से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है प्रीलिम्स के लिए, हम वहीं पे उसको रिकॉल कर लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, विच आर टॉकिंग अबाउट द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ द डीपीएसपी इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टैब्लिश। यहाँ पे जो है कि बात की गई है कि डीपीएसपी को इंक्लूड क्यों किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पे मैं पहले कुछ चीजें आपको रिकॉल करा दूं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स जब पढ़े थे, वी स्टडीड अवर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या थे? ये सर्टेन सेट ऑफ राइट्स हैं, सर्टेन सेट ऑफ राइट्स जो कि सिटीजन मीन्स ये राइट्स सिटीजन्स क्लेम करते हैं। सिटीजन्स क्लेम दिस क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। ये हम इसको क्लेम करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, मतलब ये हमें जो है कि सर्टेन सेट ऑफ राइट्स मिले हुए हैं किसी भी डेमोक्रेसी में जो हम स्टेट के अगेंस्ट क्लेम करते हैं कि स्टेट हमको प्रोवाइड कराए राइट्स। और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम किसी भी डेमोक्रेसी में है, मीन्स जहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहां पे अगर आप जो है कि एक गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है कि सर्टेन राइट क्लेम करने का आपका अधिकार है कि जैसे कि आपके और जो है कि पूरी सोसाइटी में कॉन्सेप्ट लाइक जैसे इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी जो कि हमारे जो है कि प्रीएम्बल में जैसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात है, ये सब जो है कि एंश्योर हो पाए और जो है कि आपका वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मेंटेन रहे। तो इसलिए जो है कि सर्टेन सेट ऑफ राइट्स जो है कि हर इंडिविजुअल के ऊपर मतलब हर इंडिविजुअल के पास होते हैं, जिससे कि उसका जो है कि डेवलपमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल एट दी फुल्ली मीन जो है कि डेवलपमेंट हो सके उसका इंडिविजुअल राइट्स एज वेल एज दी उसकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके। तो इसीलिए जो है कि ये सारे जो है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोवाइडेड है। एंड व्हाट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? अब ये क्या है? तो इसको मैं जो है कि आपको क्लेम वन बाय वन करके समझाता हूँ। ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दो अलग चीजें। ये तो आपके जो है राइट्स हो गए जो सिटीजन्स क्लेम करेंगे। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को समझना है तो हम इसको जो है कि थोड़ा रिवर्स में पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पॉलिसी, स्टेट, प्रिंसिपल और डायरेक्टिव, यहाँ पे टोटल 4 वर्ड है। तो हमने फंडामेंटल राइट्स में तो ये जान लिया कि राइट्स हैं, हम स्टेट से क्लेम करेंगे, पर स्टेट जो है मीन्स स्टेट की ड्यूटी है कि वो राइट्स को प्रोवाइड करे और सबको जो है कि इक्वालिटी बेसिस पे लाए, मीन्स इक्वल बेसिस पे। जैसे हमारे प्रियम्बल में प्रोवाइडेड है, आपको जो है कि पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी, पॉलिटिकल मिलेगी, है ना, सोशल मिलेगी, इकोनॉमिकल जस्टिस मीन्स जो है कि ये सब चीजें जो है कि प्रोवाइडेड हमारे प्रियम्बल में, जो हमारे प्रियम्बल का कोर ऑब्जेक्टिव है। तो ये अचीव कैसे होगा? तो इसको अचीव करने के लिए जो स्टेट है, मीन्स स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सर्टेन पॉलिसीज बनाएगी। और वो पॉलिसीज कैसे बनेंगी? उसके लिए जो है कि हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए और प्रिंसिपल जो डायरेक्ट करे हमारे स्टेट को कुछ पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, तो वो कहलाते हैं हमारे डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को हम क्या कह सकते हैं? दीज आर दी सर्टेन सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन कह सकते हैं। या मीन्स जो है कि स्टेट को जो है कि अपने माइंड में ये रखना है, माइंड में कीप करना है कि हमें कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, प्रिंसिपल वाइल मेकिंग दी लॉज और पॉलिसीज। तो यही जो है कि हमारा डीपीएसपी कहलाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये हमें क्या इंश्योर करता है? ये हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी की, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये जो होता है ये हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए, मीन सोशली और इकोनॉमिकली सबको डेमोक्रेसी को इंश्योर करे। और जो हमारे प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव है कि सबको जस्टिस प्रोवाइड हो, तो ये इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को स्टेब्लिश किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, किस लिए है? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए। तो इसी तरीके से हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अगला जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी? मीन जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये क्या करेगा? वेलफेयर स्टेट को स्टेब्लिश करने का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करेगा? ये मैंने अभी ऊपर बताया। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज किससे नहीं होना है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस मीन जस्टिस है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड करने की बात की गई है। पर यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक इक्वालिटी लिख दे, मीन्स इकोनॉमिक इक्वालिटी
तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है कि इसकी बात नहीं की गई है, तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही ब्रीफली याद रखेंगे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं है, जस्टिस की बात है। ठीक, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। तो यहाँ पे वेलफेयर स्टेट सही हो जाएगा, इंश्योर करेगा सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस करेगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे इक्वालिटी लिख दे मीन्स इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी तो नहीं होगा। हाँ, सोशल इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी वो इंश्योर कर सकता है। ठीक, तो ये जो है कि सही होगा, पर इकोनॉमिक इक्वालिटी हम नहीं दे सकते। इकोनॉमिक इक्वालिटी से आपसे ऐसे आप समझिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब है सबके पास बराबर जो है कि इकोनॉमिक होल्ड, लैंड होल्डिंग, मनी। तो ये कैसे जो है कि आप इंश्योर करेंगे कि सबके पास जो है कि बराबर जो है कि पैसे आ जाए और जो है कि सब कुछ जो है कि लैंड होल्डिंग आ जाए। तो इसको बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए हम जो है कि अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू हम इक्वालिटी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मीन जो है कि सब एक इक्वल लेवल पे आ जाए, एक इक्वल थ्रेशोल्ड पे आ जाए। तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे जो है कि ये सही है, ये सही है। अब यहाँ क्या रहा है कि स्टेब्लिश करना है रिलीजियस स्टेट को। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रियम्बल में जो है कि प्रियम्बल में एज मेंशन है जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमारे स्टेट का नेचर क्या होगा, सेकुलर होगा। और इस सेकुलर का मतलब मैंने आप पहले भी समझाया है, जो कि प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल को फॉलो करते हैं हम लोग। मीन जो है कि ये स्टेट है और यहाँ पे खूब सारे रिलीजन है, तो यहाँ पे रिलीजन सबसे इक्वल डिस्टेंस मॉडल को बना के रखेगा। मतलब सारे धर्मों से बराबरी जो है कि दूरी जो है कि सबसे बराबरी की बना के रखेगा। तो ये जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड भी प्रोवाइडेड है। और जो हमारे आर्टिकल 25 टू 28 है, जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, उससे भी हमें पता चलता है जो हमारे फंडामेंटल राइट में कि हमारा सेकुलर नेचर ऑफ स्टेट है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। यहाँ रिलीजियस स्टेट नहीं है, हम कोई धर्म प्रधान स्टेट नहीं है, हम जो है कि धर्म प्रधान नहीं है। यहाँ पे जो है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष मीन जो है कि हम जो है कि रिलीजियस टॉलरेंस को लगते हैं, जो कि हमारे सर्व धर्म संभा को भी फॉलो किया जाता है इंडिया में। तो ये सब चीजें जो है कि याद रखेंगे। ये सब मैंने फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में इन सब में डिटेल से बताया है, तो वहां से आप जो है कि इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको समझाया ऊपर कि फंडामेंटल राइट से कैसे डिफरेंस है। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। फॉर्मर जो है कि इज ए यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि यहाँ डीपीएसपी जो है कि यूनियन गवर्नमेंट के लिए हो और फंडामेंटल राइट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। देन जो है कि बात कर रहे हैं कि डीपीएसपी जो है कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का है और फंडामेंटल राइट नहीं है, और ये भी दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 और आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल आपके 12 टू 35 में प्रोवाइड है। एंड डीपीएसपी कहाँ प्रोवाइडेड है, ये आपका पार्ट 4 में है। और कौन से आर्टिकल में है, ये आपके आर्टिकल 36 टू 51 में प्रोवाइडेड है इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। देन थर्ड इज सेइंग डीपीएसपी आर द नॉन एनफोर्सेबल वेयर एज द फंडामेंटल राइट कैन बी एनफोर्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। और ये जो है कि नन ऑफ दिस, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम इसमें जो है कि जान लेते हैं कि कैसे ये एनफोर्सेबल और ये नॉन एनफोर्सेबल में डिफरेंस क्या है। तो आइए ब्रीफली हम देखते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट जो है, इसको जो है कि अगर आपको वायलेशन हो रहा है, तो आप इस पे जो है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में वॉक कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में जो है कि अंडर आर्टिकल 226, जो कि रिट्स की बात करता है। तो ये जो है कि क्यों बनाया गया, क्योंकि ये जो है कि जस्टिफिएबल है, मीन जो है कि जस्टिफिएबल है बाय द कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटर है। तो ये आप याद रखेंगे। जस्टिफिएबल इसलिए है क्योंकि देखिए, कोई चीज जस्टिफाई करनी है, मीन जो है कि मान लीजिए आपको आर्टिकल 14 जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो सबको जो है कि इक्वली लाने के लिए, मीन्स सबको इक्वली लाने के लिए उसको वो जस्टिफाई करना होगा। मीन जो है कि किसी पे सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने होंगे, या किसी को जो है कि कुछ चीजें जो है कि हम जैसे अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू रिजर्वेशन देते हैं फॉर दी अपलिफ्टमेंट। मान लीजिए कोई इस लेवल पे है और कोई इस लेवल पे है, तो उसको इतना उठाने के लिए हमें जो है कि अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू जैसे लाइक जो है कि रिजर्वेशन और ये सब, उनको जो है कि बराबर फील्ड पे लाने के लिए कुछ जो है कि अलग अलग चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए, मीन्स इसको जस्टिफाई बनाया गया है कि किसी का वायलेशन हो, मीन्स किसी के राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, तो हमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट उसको जो है कि करेगा, एनफोर्स करेगा और उस राइट को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो है कि इसको बनाया गया है क्या, आपका फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और जस्टिएबल है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी, ये नॉन एनफोर्सेबल इसलिए बनाया गया है। इसको जो है कि नॉन जस्टिएबल और नॉन एनफोर्सेबल इसलिए बनाया गया है। मान लीजिए सर्टेन चीजें हैं जो है कि हमारा जब इंडिया इंडिपेंड हुआ था, मीन जो है कि इंडिया इंडिपेंड हुआ था, तब कुछ चीजें हमारे पास, सर्टेन चीज हमारे पास जो है कि बहुत ज्यादा पॉवर्टी लेवल जो है कि बहुत हाई था इंडिया में।
हम जो है कि राइट्स तो प्रोवाइड करके एनफोर्स करा सकते थे, पर मान लीजिए प्रिंसिपल एनफोर्स करा देते तो बहुत से लोग पहुंच जाते कि देखिए ना तो हमारे पास उस वक्त समझिए ऐसे ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री थी, ना हमारे पास कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो है कि मीन जो है कि इतना ज्यादा कोई इकोनॉमिक एप्लीकेशन के लिए ना इंडस्ट्री थी, जो अगर इंडस्ट्री बनाएंगे तो पॉल्यूशन होगा। अब पॉल्यूशन होगा तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ने प्रोवाइडेड है क्या कि आप जो है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ पे पॉल्यूशन होगा। तो देखिए बाद में जो है कि फंडामेंटल राइट के थ्रू सर्टेन चीजें आ गई कि हमें जो है कि क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, क्लीन क्लीन एयर और क्लीन इन्वायरमेंट। तो वो जो है कि बाद में आया, पर उसी वक्त हम इसको जो है कि एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिएबल मतलब जस्टिएबल और एनफोर्सेबल बनाते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल को। तो हमारे जो है कि इंडस्ट्रीज बनाने में बहुत से इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो आ जाते हैं, या बहुत से लॉयर आ जाते हैं पीआईएल डालने के लिए कि आप इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जो है कि चीजें हम सक्सेसिव मोड में नहीं कर पाते, इसीलिए जो है कि इसको नॉन एनफोर्सेबल और नॉन जस्टिएबल बताया गया है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। तो मूव करते हैं हम आगे कि यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, ये आपके नॉन जस्टिएबल है, जो कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो है कि हमें ये स्टेटमेंट देखनी है और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। तो यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि ये हमारा डीपीएसपी जो है वो लिमिटेशन डालता है अपॉन द लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इसमें से क्या करेक्ट है? तो यहाँ दोनों ही गलत है। पहली बात तो जो ये लिमिटेशन है, ये डीपीएसपी कोई लिमिटेशन नहीं इम्पोज करता है, ये सिर्फ सर्टेन प्रिंसिपल है जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को मीन्स हमारी जो भी गवर्नमेंट है उसको फॉलो करना है वाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। लॉज और पॉलिसीज को बनाते हुए मीन्स जो है कि फ्रेमिंग करते हुए सर्टेन प्रिंसिपल को जो है कि माइंड में रखना है। तो ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कि लिमिटेशन नहीं है, एज इंश्राइंड इन दी मीन्स जो है कि ये जो है कि हाँ प्रोवाइडेड है। इसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो है कि कहाँ इंस्टाइन है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये जो है कि चीजें जो है कि प्रेजेंट थी, तभी से जो है कि इसको मतलब वहीं से इसको ड्राइव करते हुए बताया गया कि ये खाली एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मीन जो है कि इंस्ट्रक्ट करेगा स्टेट को कि पॉलिसी आपको कैसे बनानी है, ये लिमिटेशन नहीं डालेगा। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। लिमिटेशन का मतलब होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, मीन जो है कि जो लिमिट करता है गवर्नमेंट को पावर से, मीन जो है कि पावर गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करने का कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ करता है। तो यहाँ पे डीपीएसपी कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं लगाता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। ये खाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो कि वहां से इसको ड्राइव किया गया था। और जो है कि इसको प्रोनाउंस भी जो है कि अलग अलग से किया, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था कि ये हमारे नोबल फीचर है जिससे हम जो है कि अपनी सारी पॉलिसीज और लॉ को फ्रेम करेंगे। तो आई होप ये जो है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विद द रेफरेंस टू द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारा डीपीएसपी है, यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सी करेक्ट है। देखिए जो कि मैंने बताई है एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स है, बिल्कुल नहीं है। नॉन एनफोर्सेबल, हाँ ये सही है कि किसी कोर्ट में भी ये नॉन एनफोर्सेबल रहेंगे, तो सेकंड करेक्ट हो गया। थर्ड क्या कह रहा है? प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। हाँ तो ये जो है कि इन्फ्लुएंस करेगा, मीन जो है कि मैंने बताया ये जो है कि सर्टेन आपको गाइडलाइन प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स है जो कि स्टेट को जो है कि अपने माइंड में रखना है, मीन जो है कि इसका ध्यान रखते हुए सारी पॉलिसीज को फ्रेम करना है। तो ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये दोनों ही सही है। यहाँ पे थर्ड डी आंसर हो जाएगा, जो कि 2 और 3 सही है। और ये किस आर्टिकल में प्रोवाइडेड है? ये आर्टिकल 37। यहाँ पे देखिए दो आर्टिकल हम जो है कि अब पढ़ लेते हैं। आर्टिकल हमारे जो कि डीपीएसपी कहाँ से है, आपके डीपीएसपी जो है स्टार्ट है आर्टिकल 35 टू 51 में है। तो ओरिजिनली देखा जाए तो मीन्स जो है कि यहाँ पे ऐसे समझिए, तो जो 36 आर्टिकल है और 37 आर्टिकल है, मीन्स आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 कोई डीपीएसपी नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बात है दो चीज की। यहाँ पे मैं बताता हूँ, डीपीएसपी देखा जाए अगर हम इन टर्म्स ऑफ जो है कि टेक्निकलिटी बात करें तो ये 31 टू 51 ही डीपीएसपी है। 36 क्या है? ये बात करता है आपके डेफिनेशन ऑफ स्टेट से। एंड 37 क्या बात करता है कि इसमें जो है कि प्रोवाइडेड है आपके 37 आर्टिकल में कि स्टेट गवर्नमेंट को आपके सर्टेन प्रिंसिपल जो है कि कीप इन माइंड रखने हैं। मीन्स यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि मतलब कैसे ये जो है कि अप्लाई होंगे। तो यही जो है कि अपना आर्टिकल 37 बताता है, और यही आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है ये जो है कि नॉन जस्टिएबल है। तो आर्टिकल 37 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहता है कि प्रोविजन जो है कि इस पार्ट 4 में
कहीं भी एनफोर्सेबल नहीं हुए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, और बाय द प्रिंसिपल लेट डाउन नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये जो है कि आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से आर्टिकल भी हम जो जो आएंगे वहीं मैं समझा दूंगा। और ये यहाँ पे एक चीज याद कर सकते हैं, जो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ये हमारे सिमिलर टू दी आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में जो है कि जो दिया हुआ है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो कि हम इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, ये जो है कि आप आर्टिकल 12 टू 13 और जो वाला ये वीडियो है फंडामेंटल राइट्स वाला, फंडामेंटल राइट जिसमें पढ़ाया है, आप जो है कि पॉलिटी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ जो है कि ब्रीफली मैंने इसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है। तो यहाँ पे जो है कि मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन जो है कि डिसाइड होती है, जो हमारा ये आर.डी. सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो है कि केस हुआ था, उससे निकल के आया था एक टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी। तो जो है कि इससे जो है कि हम अपने डेफिनेशन ऑफ स्टेट को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें 5 कंडीशन है, वो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रीफली ये याद रख लीजिए, जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है जो कि सिमिलर टू दी आर्टिकल 12 में, ये दोनों सेम बात करते हैं। यहाँ पे इस केस आर.डी. सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटी से हम जो है कि डिटरमाइन करते हैं कि जो है कि कैसे जो है कि स्टेट की डिफाइन किया जाए। और आर्टिकल 37 क्या बात करता है, एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि हमारे इसी में लिखा हुआ है कि ये नॉन एनफोर्सेबल होंगे, यहाँ पे सर्टेन चीजें लिखी है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट से दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट एनफोर्सेबल। ये मैंने जस्ट ऊपर बताया, आर्टिकल 37 है, और ये सब आर्टिकल अभी थोड़ा आगे मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। देन जो है कि मूव करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, और हमें बताना है यहाँ पे जो है कि करेक्ट कौन कौन सी है, मीन्स यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट का कोड चूज करना है। एनफोर्सेबल है, जी हाँ, ये बिल्कुल जो है कि आपकी सही स्टेटमेंट है कि किसी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, और ये ड्यूटी है स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग द लॉज। तो यहाँ पे दोनों ही आपके, सॉरी यहाँ दोनों ही सही हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा ये। देन ये जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए सर्टेन क्वेश्चन ना रिपीटेड है। अब जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और करेक्ट क्या है, तो हम ये जो है कि ऊपर ही पढ़ के आए कि ये जो है कि सोशियो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट में किसी को इंश्योर करेगा, और जो है कि यहाँ पे जो है कि प्रोविजन है जो कि एनफोर्सेबल नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन मैं स्किप कर दूंगा, ये जो है कि आप अपने आप से थोड़ा इसको जो है कि देख लीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा, तो हम अदर क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में जो है कि डिस्कस कर पाएंगे। देन जो है कि मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात की है कि वो हमारे कहाँ कहाँ जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ बात हो रही है क्या वो डीपीएस में प्रोवाइडेड है। यस, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वेलफेयर स्टेट जो है कि हमारे डीपीएस में प्रोवाइडेड है। 4th शेड्यूल, तो 4th शेड्यूल में नहीं प्रोवाइडेड है। 4th शेड्यूल क्या बात करता है आपके जो है कि 4th शेड्यूल बात करता है, इससे आप याद रख सकते हैं जो हमारी ये ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे सॉरी TEARS, तो यहाँ पे जो है कि राज्यसभा के सीट से जो है कि जो राज्यसभा सीट है इससे जो है कि बात होती है, तो वो जो है कि हमारे 4th शेड्यूल में है। तो ये यहाँ से जो है कि आप याद करेंगे, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स में भी जो है कि हमारे वेलफेयर स्टेट की बात नहीं है, यहाँ पे जो है कि सोशल जस्टिस और इन सब की बात है। तो ये जो है कि फंडामेंटल राइट सर्टेन राइट्स है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और प्रीएम्बल में हमारे वेलफेयर स्टेट की बात नहीं है, हमारे जो है कि सोशियो इकोनॉमिक ये सब जस्टिस देने की बात है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या करेक्ट हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे जो है कि वेलफेयर स्टेट की बात करता है। देन जो है कि ये सब जो है कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि वेलफेयर स्टेट कहाँ है, तो सेम क्वेश्चन। देन दिस इज द वेलफेयर स्टेट मॉडल पे क्या है, ये सब सेम क्वेश्चन है, तो इनको हम स्किप कर रहे हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात कर रहा है 14th क्वेश्चन कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर द कन्वीनियंट ऑफ द स्टडी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये लिख दिया है कि कन्वीनियंट ऑफ द स्टडी। तो यहाँ से हम जो है कि सबसे मेन चीज याद रखेंगे, जो भी हमारा ये डीपीएसपी है, मीन्स डीपीएसपी, इसका क्लासिफिकेशन कहीं नहीं है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये मीन्स डज नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासिफाई इट, मीन्स जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको जो है कि क्लासिफाई नहीं किया है। तो सर्टेन चीज है आपको ये याद रखनी है, कोई क्लासिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड नहीं है। इसको जो है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं, मीन्स जो कि जो हमारे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते हैं, उन्होंने इसको जो है कि कन्वीनियंट ऑफ द स्टडीज पे जो है कि अपने कन्वीनियंस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मीन्स जो है कि 3 पार्ट में डिवाइड किया। आइए इसको जो है कि हम ब्रीफली जान लेते हैं वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो पहला जो है कि पहला क्लासिफिकेशन इसका है आपका सोशलिस्ट, मीन्स जो है कि सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन है, जिसमें सर्टेन आर्टिकल से मैं अभी बताता हूँ। दूसरा है आपका गांधीयन, गांधीयन जो है कि गांधीयन क्लासिफिकेशन। तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो है कि ब्रीफली तीन पार्ट में क्लासिफाई है। और इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब जो होता है, सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो है कि आपके सोशियो और इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी,
मीन जो है कि सारे जो है कि वेलफेयर स्टेट या सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो इसके अंडर आएंगे, जो हमारे 36 to 51 के अंडर है। देन जो है कि गांधीयन से बात करें तो गांधीयन में जो है कि जो भी गांधी जी मीन जो है कि गांधी जी ने जो भी एनविजन किया था, मीन जो है कि उनके एनविजन जो है कि नेशनल मूवमेंट के थ्रू जो भी हमारे नेशनल मूवमेंट हुए थे उसमें जो भी चीजें एनविजन थी वो गांधीयन प्रिंसिपल में रख दिए गए हैं। देन लिबरल इंटेलेक्चुअल में टू रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, मीन जो है कि आइडिया ऑफ लिबर्टी मीन्स जो लिबरलिज्म का आइडिया है उसको रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं वो जो है कि इसमें रखे गए हैं। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो है कि सोशलिस्ट में आपका आर्टिकल 38, 39, 39A, 39B, 41, 42, 43, 43A और 47, तो ये जो है कि सारे जो है कि आपके सोशलिस्ट है जिसकी जो है कि बात करता है। देन जो है कि आपके जो है कि गांधीयन में 40, 43, 43B, 46, 47 और 48, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, कुछ कुछ प्रिंसिपल जैसे कि ओवरलैप करते हैं। जैसे आपका आर्टिकल 47 है वो बात करता है कि ड्यूटी ऑफ द स्टेट है, मीन जो है कि आर्टिकल 47 क्या बात करता है, ये बात करता है जैसे आपकी ड्यूटी ऑफ स्टेट जो कि सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोवाइड करे न्यूट्रिशन ऑफ द न्यूट्रिशन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, मीन जो है कि न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जो बात करता है तो वो जो है कि 47 है। तो ये कुछ कुछ ओवरलैप कर जाता है, मीन्स गांधी जी ने भी कहा था और ये जो है कि वेलफेयर स्टेट में भी आता है, तो कुछ ओवरलैप करते हैं हमारे दोनों में, जैसे सोशलिस्ट और हमारा सोशलिस्ट और जो है कि गांधीयन प्रिंसिपल दोनों में ये आर्टिकल आता है। देन जो है कि लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, इसमें आते हैं आपके 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51, जो है कि ब्रीफली आप जो है कि इसको जो है कि एक बार याद कर सकते हैं। और ये जो है कि आगे जो जो आएंगे आर्टिकल मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या है इनमें, तो आप जो है कि इसको क्लासिफिकेशन को याद कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया कन्वीनियंट ऑफ स्टडी पे 3 तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया है। और जो है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से है, वो सोशलिस्ट है, गांधीयन है कि लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट है, तो यहाँ पे तीनों ही तो ये क्लासिफिकेशन सही है जो कि हमारे कन्वीनियंट ऑफ स्टडी पे किए गए हैं और उसमें कौन कौन से आर्टिकल है आप ब्रीफली यहाँ से याद रख सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि इसमें जो डीपीएसपी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है कि हमें याद रखना है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से, तो ये आप याद रखेंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड मीन्स जो है कि ये ड्राइव किया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, जो कि ये खुद इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस फ्रॉम दी स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है कि ये आपको याद रखनी है, एक चीज क्या याद रखनी है, अपने इंडिया का जो डीपीएसपी है वो लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरिश मीन्स जो कि आयरलैंड से लिया गया है, पर जो आयरलैंड का जो है कि डीपीएसपी है वो जो है कि स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कि इन्फ्लुएंस है। तो ये चीज याद रखेंगे आप कि ओरिजिनली जो है कि यहाँ है पर हमारे इंडिया में आयरलैंड से लिया गया है, तो आयरिश जो है कॉन्स्टिट्यूशन सही होगा। बाकी याद ये तो जानते हैं कि अमेरिका से जो है कि हमने बिल ऑफ राइट जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे, और जो है कि यहीं से जो है कि प्रियम्बल का प्रोविजन लिया गया था, प्रियम्बल का प्रोविजन, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल ली गई थी, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल। तो ये सब चीजें आप ऑप्शन देख के रिकॉल कर सकते हैं। देन दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसको हम स्किप कर रहे हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में क्या फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल राइट्स नहीं, ये तो हम खुद क्लेम करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ये तो जो है कि सिटीजन पे इम्पोज की गई सर्टेन ड्यूटीज है। अगर आप कुछ राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मीन्स ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज नथिंग आर दी मॉरल ऑब्लिगेशन ऑन द सिटीजन। ये जो है कि मॉरल ऑब्लिगेशन है सिटीजन्स में, तो ये आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कि गवर्नेंस में कुछ नहीं होती, जो कि अगले चैप्टर में इसको ब्रीफ में हम अच्छे से देखेंगे। देन जो है कि डीपीएसपी क्या कह रहा है, डीपीएसपी जो है कि फंडामेंटल टू गवर्नेंस है, क्योंकि यही जो है कि आपको वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करता है और जो है कि पॉलिसी कैसे बननी है इसमें उसके प्रिंसिपल दिए होंगे। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, तो जो है कि 19 का सी हो जाएगा, जिसको आप एक यहाँ से ब्रीफली पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बात हो रही है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है कि वायलेट करता है, तो वो जो है कि कहाँ पे जो है कि हमारा प्रोटेक्शन इसका प्रोवाइडेड है, कि ये प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है कि कोई नहीं कर सकता है। तो ये जो है कि डीपीएसपी में प्रोवाइडेड है, इक्वालिटी में नहीं प्रोवाइड है, फ्रीडम और वेलफेयर स्टेट में जो है कि नहीं प्रोवाइड है, ये हमारा प्रोवाइडेड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कि आर्टिकल 39 में। अब देखिए आर्टिकल 39 में ना कुछ चीजें हैं जो मैं आपको जो है कि ट्रिक के थ्रू याद करा देता हूँ। जो आर्टिकल 39 क्या बात करता है, आर्टिकल 39 में हमारे सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि इसमें सब क्लॉज ए बी सी डी ई और एफ में बात की गई है। अब इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे देखिए 39 आर्टिकल बात करता है कि यहाँ पे जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट सर्टेन प्रिंसिपल फॉलोड बाय द स्टेट। अब वो जो है कि स्टेट सेल
इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इस पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, मीन जो है कि स्टेट जो है कि पॉलिसी बनाते वक्त अपनी पॉलिसी को सिक्योर कर सकता है इन चीजों से। कैसे? पहली चीज है ए। अब देखिए ए से आपको याद रखना है जो 39 के क्लॉज ए में क्या प्रोवाइडेड है, यहाँ पे प्रोवाइडेड है एडिक्वेट मीन्स। मीन्स ये आपको वर्ड याद रखना है, एडिक्वेट मीन्स ए से एडिक्वेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड, मीन्स कि सारे सिटीजन मैन वुमेन को सबके पास राइट है एक एडुकेट मीन्स टू लाइवलीहुड। तो ए से आप याद रखेंगे एडुकेट मीन्स। देन जो है कि बी से क्या याद रखेंगे, बराबर, सबको जो है कि बराबर चीजें देनी है, बी से आप याद रख सकते हैं बराबर। तो ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स जो है कम्युनिटी का डिस्ट्रीब्यूट हो बेस्ट टू सबवर्स दी कॉमन गुड, मीन जो है कि सबको बराबरी चीजें मिलनी चाहिए, सबको जो है कि मटेरियल रिसोर्स जो है यहाँ पे बी से बराबर याद रखेंगे, तो मटेरियल रिसोर्स सबको बराबर देने हैं। देन सी, अब इसी क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन में ये पूछा गया सी में जो है कि 39 के सी में है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो सी से आपको सी याद रिलेट करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है, जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू दी कॉमन जो है कि डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे जो है कि ये तीन याद हो गए। देन डी से क्या है, ये बात कर रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यहाँ पे देखिए पे की बात है, इक्वल पे देना है सबको इक्वल वर्क को, बोथ मैन हो चाहे वुमेन, कोई आदमी हो चाहे वुमेन हो, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ दी वर्क, तो यहाँ पे जो है कि उनको इक्वल पे देना है। तो पे से दी से याद कर रखेंगे, हिंदी वर्ड थोड़ा सा है कि दिहाड़ी, जो दिहाड़ी बोल देते हैं हम लोग, दिहाड़ी हो रही है मीन जो है कि दिहाड़ी कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, तो डी से दिहाड़ी, तो यहीं पे जो है कि सबको बराबर दिहाड़ी मिलनी चाहिए। तो ऐसे फनी तरीके से आप जो है कि चीजों को याद रख सकते हैं, दिहाड़ी से पे इक्वल, इक्वल पर और इक्वल मैन को। देन ई से क्या याद रखना है, यहाँ पे ई से कह रहा है कि हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर जो है कि मैन और वुमेन सबके हेल्थ की बात हो रही है, मीन जो है कि स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर हो, मैन और वुमेन का हेल्थ सही हो, एज ऑफ द टेंडर दी एज ऑफ द चिल्ड्रन नॉट अब्यूज्ड, और चिल्ड्रन जो है कि कोई भी इकोनॉमिक नेसेसिटी में जो है कि एंटर ना करे उनके एज और स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो हेल्थ से क्या याद रखना है, ई से क्या होता है इमरजेंसी, इमरजेंसी आ गई तो आपको जो है कि हेल्थ की जो है कि इमरजेंसी पड़ जाएगी, तो उससे रिलेटेड बात है, तो ऐसे आप इस आर्टिकल को याद रख सकते हैं। देन जो है कि एफ में क्या कह रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ही सारी अपॉर्चुनिटी गिवन हो चिल्ड्रंस को और उनको फैसिलिटेट किया जाए टू दी हेल्थी मैनर, डेवलपमेंट हो उनका हेल्दी मैनर में, और कंडीशन ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी टू दी चाइल्ड यूथ, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट दी एक्सप्लॉयटेशन और मोरल और दी मटेरियल अमेंडमेंट। तो यहाँ से देखिए चिल्ड्रन जो है ज्यादा फुल्ली डेवलप करने चाहिए, तो एफ से फुल्ली याद रखेंगे, तो ये चीजें हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए रटने से कुछ चीजें याद नहीं होती, यहाँ पे देखिए अब सिंपल सी चीज है, इसको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। ए से आप एडुकेट याद रखेंगे, तो एडुकेट मीन्स, बी से बराबर, तो बराबर मटेरियल रिसोर्स होनी चाहिए, सी से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सी से याद रखना है, डी से दिहाड़ी, दिहाड़ी से इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात है। देन जो है कि ई से इमरजेंसी हो गई, तो हेल्थ रखनी है सबका बाकी बराबर, जो है कि मैन वुमेन सबको हेल्दी रखना है चिल्ड्रंस को, और एफ से फुल्ली डेवलप कर देना है चिल्ड्रन को, ताकि वो यूथ में जो है कि सबको जो है कि अच्छे से कर सकते। तो आप ऐसे ब्रीफली सबको याद रख सकते हैं जो कि हमने देख लिया। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि बात यही कर रहा है, इक्वल पे और इक्वल वर्क की बात हो रही है। तो ये हमारे डीपीएसपी 39 में जो है कि दिया हुआ है, डी इक्वल पे से इक्वल वर्क, डी से याद रखना दिहाड़ी, तो ये सेम क्वेश्चन है। देन जो है कि अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा इंक्लूड नहीं है डीपीएसपी में। तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, तो ये कहाँ पे प्रोवाइड है, ये हमारा 19 से जो 22 हमारे राइट टू फ्रीडम है, तो ये वहां पे प्रोवाइडेड है, और ये किसमें प्रोवाइडेड है आपका आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 जो है कि प्रोटेक्शन इन द कन्वेंशन फॉर द ऑफेंसेस बात करता है, जिसमें हम जो है कि तीन तरह से पढ़ते हैं, क्या, डबल जियो पार्टी, ये डबल जियो पार्टी होता है, जियो पार्टी जो कि आप जो है कि किसी भी सजा को दो बार सजा नहीं मिलेगी। एक एक्स पोस्ट फैक्टर होता है, मीन जो है कि जब लॉ बना होगा तभी जो है कि क्राइम जो है कि आपको उसको जो है सजा मिलेगी, और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये जो है कि सर्टेन टाइप के आपके प्रोटेक्शन होते हैं जो कि हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 में प्रोवाइडेड है, तो ये तो हो जाएगा गलत। देन जो है कि लाइफ और लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 है जो कि ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे डीपीएसपी पूछा है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है कि हमारा आर्टिकल 29 और 30 में बात करता है जो कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो जाएगा बोथ एंड मैन के लिए, जो कि 39 डी में प्रोवाइडेड है हमारे डीपीएसपी में, तो यहाँ डी आंसर जाएगा करेक्ट। देन जो है कि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहाँ प्रोवाइडेड है, 23 और 24 में। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो यही जो है कि आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डीपीएसपी आर्टिकल 39 में है। यहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई जो कि आर्टिकल 14, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप जानते ही हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहाँ से कहाँ बात की गई है आपकी 25 से आर्टिकल 28 में। तो ये चीज आप ब्रीफली याद रखेंगे जो कि हमने देख लिया। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात कर रहा है पंचायती राज इंडिया मीन्स पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया लेड डाउन अंडर,
तो ये जो है कि हमारा किस में रखा गया है, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा जाएगा, जो कि आर्टिकल 40 की बात करता है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 जो है क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत जो है कि होल्ड करता है, जो कि हमारा एक गांधीयन प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे ये कैसे याद रखेंगे कि ये पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन हमारे डीपीएसपी में बात है। तो आर्टिकल 40 इसको ऐसे देखिए कि आर्टिकल आर्टिकल 40 है। अब आर्टिकल 40 में क्या आ रहा है, ये लास्ट में ओ आ रहा है, तो ओ से याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन में भी ओ आता है, ये जीरो ओ की तरह दिख रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत बात हुई है कहाँ पे, बिल्कुल आर्टिकल 40 में। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो आर्टिकल 40 में जो है कि हमारी बात है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत की। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पे, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत जो है कि 40 में है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। 33 जो है कि सर्टेन जो है कि आपके मार्शियल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में, मीन्स मार्शियल लॉ जो मिलिट्री लॉ लगता है उसके जो है कि फंडामेंटल राइट की बात करता है। आर्टिकल 48 जो है कि हमारा डीपीएसपी है, पर जो है कि वो क्या बात करता है, स्लॉटर ऑफ काउ, मीन्स स्लॉटर ऑफ काउ इन सब से रिलेटेड जो भी बात करता है, एनिमल हस्बेंड्री और इनसे रिलेटेड, तो वो आर्टिकल 48 है। 50 क्या बात करता है, 50 जो है कि बात करता है आपकी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मीन जो है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, मीन जो है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव की बात होती है 50 में। अब यहाँ पे जो है कि आप जो है कि एक चीज कहेंगे कि मैंने बताया कि लास्ट में जीरो देख के वो इमेजिन करना है, और वो जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत है, और यहाँ पे भी तो जीरो है, तो इसमें कंफ्यूजन में हटा दूं आपकी। देखिए 4 बार जीरो, 4 और जीरो है, तो जीरो 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 जीरो, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, बिल्कुल तो बराबर हो जाएगा। तो मीन्स जो है कि पंचायत से हम क्या करते हैं, ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मीन जो है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाते हैं, तो यहाँ बराबर हो जाएगा। तो ऐसे जो है कि आप ट्रिकली कर सकते हैं। और 5 जीरो है, तो यहाँ देखिए 5 जीरो होंगे, तो जो है कि क्या होगा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, जुडिशरी का पल्ला हमेशा भारी होता है एग्जीक्यूटिव पे, तो जो है कि ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर करता है, मीन से पावर को सेपरेट करेंगे तो थोड़ी इम्बैलेंस पावर हो जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ मैंने फनी चीजें अपने को बना रखी हैं, जो कि जिससे हम कभी भूलेंगे नहीं, तो आप इस तरह से रिटेन कर सकते हैं। देन जो है कि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके स्क्रीन को जो है कि पढ़ लेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है कि सर्टेन जो है कि आपके कोड दिए हुए हैं और हमें जो है कि मैचिंग करनी है। तो फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत मैंने बताया आर्टिकल 40 में है। यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूसीसी की जो बात है, यूसीसी की, वो हमारे डीपीएसपी में प्रोवाइडेड है, तो वो कहाँ प्रोवाइडेड, आर्टिकल 44 में। इसको कैसे याद रखेंगे, बराबर। यूसीसी किस लिए लाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि सभी सभी पीपल्स पे इंडिया में रहते हुए सारे लॉ जो है कि बराबरी से लगे, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन किसी भी तरीके से, मीन जो है कि रिलीजियस लॉ बहुत अलग अलग होते हैं, तो मेनली यही होता है कि यूसीसी लाना है कि सारे रिलीजियस लॉ को हटा के सब पे यूनिफॉर्म लॉ लगे। तो ये देखिए 4-4 होता है, आर्टिकल 44 में ये बात है कि दोनों बराबर है, तो 4-4 से आप याद रखेंगे, क्योंकि डीपीएसपी में और कोई जो है कि ऐसा जो है कि 2 बार वर्ड नहीं है कि 4-4 हो या 3-3 हो, तो ये आप याद रखेंगे, जिससे हमें याद रखना है 44 जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, पंचायत 40 है। देन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की अभी हमने ऊपर ही बात की है, 48 में है, जो कि यहाँ है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये 50 में है। और ये जो बचा लास्ट में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये आर्टिकल 51 में है। तो ये देखिए आप यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे, तो जो कि ऐसे ऐसे चीजें हैं जो देख लिया हमने। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि हमें जो है कि कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इनको मैच करना है। 40 आपको पंचायत, 41 जो है कि क्या है आपका, 41 आर्टिकल है आपका राइट टू वर्क, मीन जो है कि सबको जो है कि राइट टू वर्क मिलेगा। मीन जो है कि आर्टिकल 41 यही प्रोनाउंस करता है आपका कि जितने भी है सारे हमारे जितने भी पीपल्स हैं इंडिया के, उनको जो है कि एक राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ असिस्टेंस मिलेगा। तो आर्टिकल 41 क्या क्या बात करता है, आपके वर्क की बात करता है, हेल्थ की बात करता है, और पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। तो जो है कि 44 तो बता दिया, 48 आपको याद है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 हो जाएगा, एंड 48 हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि आप मैच कर सकते हैं कोड। अब यहाँ पे मैं कोड इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हाँ जो है कि ऐसे कोड बताने से अच्छा है कि मैं इसको समझा दूं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप कोड को एक बार इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, आस्किंग अबाउट कि यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो देखते हैं करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो 39 ये आर्टिकल आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। तो यस जो है कि यहाँ पे मैंने जो है कि आपको बताया था ऊपर ही कि एडवोकेट जो है कि लिविंग और सबको जो है कि इक्वल एड, वो आर्टिकल 39 में था, जो कि सब क्लॉज दिए हुए हैं। आर्टिकल 39A जो कि अलग से जोड़ा गया है, कौन से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 से जोड़ा गया है 1976 के, इसको हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये इस प्रोविजन को किससे जोड़ा गया है, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पे, आर्टिकल 39A किससे ऐड हुआ है,
ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि ऐड किया गया था 1976 में, जो कि एक अलग से सेक्शन बन गया है। मीन जो है कि इसमें एक अलग से सेक्शन जोड़ दिया गया है ये सेक्शन में, जो कि बात करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के। मीन जो है कि सभी को जो है कि इक्वल जस्टिस दिया जाएगा। मीन जो है कि मान लीजिए आप कोर्ट में केस करने गए हैं, मीन जो है कि किसी भी कोर्ट में आपने केस किया है, तो आपको इक्वल जस्टिस का राइट है। इक्वल जस्टिस का राइट है, पर जो है कि मान लीजिए आपको डिफेंड करने के लिए आपके पास पेटिशनर है, तो आपके पास जो है कि डिफेंडर होगा, तो उसके पास वकील होगा, तो आपके पास भी जो है कि लॉयर की सुविधा हो। तो यहाँ पे फ्री लीगल एड का मतलब यही है कि आपको जो है कि कोर्ट जो है कि लॉयर को प्रोवाइड कराएगा। मीन जो है कि कोर्ट में आप जाते हैं, जैसे आप केस फाइल करते हैं, तो वो जज जो है, हमारे जज साहब, रिस्पेक्टेड जज जी, आपसे पूछ लेते हैं कि आपके पास जो है कि आपके पास प्रेजेंट आपके पास कोई लॉयर है कि नहीं, कि हम जो है कि आपको प्रोवाइड कराएं। तो जो भी हमारे गवर्नमेंट के जो भी हमारे लॉयर्स होते हैं, कि उनको जो है कि असाइन किया जाता है, फिर वो जो है कि आपके केस को बिल्कुल फ्री लीगल एड से लड़ते हैं, जहाँ पे आपसे कोई लॉयर जो है कि एडवोकेट चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये जो है कि हमारे आर्टिकल 39A में प्रोवाइडेड है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड के लिए। देन जो है कि ये तो जो है कि आपका सही हो जाएगा, तो ये जो है कि सही हो गया। देन 40 जो है कि बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत पे ये भी सही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी सही है। 48 गलत है। 48 क्या था? एनिमल हस्बेंड्री, और जो है कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, जो कि यहाँ बात कर रहा है जुडिशरी की सेपरेशन, तो ये आर्टिकल 50 में है। देन जो है कि ये जो कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयरिंग। यहाँ पे हमें करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, अभी ऊपर हमने बात किया, ये 39 है, तो ये गलत हो जाएगा। देन जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी गलत है, ये 48 में है। पंचायत का जो है कि देखते हैं कि 40 में, ये जो है कि 40 क्या बात करता है? इक्वल वर्क और जो कि स्टैंडर्ड ऑफ दी आपके जो है कि लिविंग और इन सब की बात करता है। देन 48 देखें तो ये जो है कि सही है, कि इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, जो कि हमारा ऊपर से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। 39 में डी से याद रखेंगे। इक्वल पे की बात करें तो सबको बराबर की दिहाड़ी मिलनी चाहिए, तो ये आप ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ से आपने ब्रीफली देख। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? यहाँ पे हमें सर्टेन लिस्ट प्रोवाइड है, हमें आर्टिकल से मैच करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट। तो यहाँ पे जो है कि हमें मैचिंग करनी है, तो आइए हम इसको जो है कि मैच कर लेते हैं करेक्टली। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखिए पहला जो है कि आपका बात कर रहा है क्या, कि इक्वल जस्टिस और लीगल एड, तो ये हो जाएगा 39, जो है कि हमें पता है। यहाँ पे जो है कि आप लिख लीजिए, ये जो है कि 39 हो गया आर्टिकल, जो कि 39A में जो है कि मैंने आपको ऊपर बताया। फिर यहाँ कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट की बात है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है कि आपका 48A में है। 48 आर्टिकल क्या है? 48 तो बात करता है आपकी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से, एनिमल हस्बेंड्री से बात करता है। यहाँ 48A जो कि एक नया सेक्शन जोड़ा गया था बाय दी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, जो कि हमारा बात करता है क्या, आपके प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट की। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आप एड ऑन करेंगे, जो कि 48B। अब ये आर्टिकल जो है कि हमारे किसकी बात करता है? कॉपरेटिव्स की बात करता है। ये आर्टिकल बात करता है कॉपरेटिव्स की, जो कि ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 2011 में जो है कि ऐड हुआ था। ये सर्टेन बात आप आर्टिकल 48 में बात करेंगे। फिर राइट टू वर्क जो 41 हो गया, एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट जो है कि हमारे आर्टिकल 49 में प्रोवाइडेड है, कि हमें जो है कि प्लेस और नेशनल इंपॉर्टेंस की जितनी भी जगह है उनको प्रिजर्व करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, जो कि हमारे हमारे डीपीएसबी में भी है, और एज वेल एज इट रिफ्लेक्टेड इन दी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हम उस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आप जो है कि कोड बना के मैच कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया है, और यहाँ से आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है। ये देखिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो कि 50 में, ये करेक्ट है। यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ दी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ दी एसटी एंड एसटी, तो ये जो है कि हमारा आर्टिकल 46 में प्रोवाइडेड है। तो ये जो है कि आप आर्टिकल 46 याद रखेंगे। आर्टिकल 46 में क्या प्रोवाइड है? जो भी एससी एसटी कम्युनिटी होती है, उनके जो है कि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। मीन जैसे मान लीजिए जो कि कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी है ना, वो जो है कि हमारी इंश्राइन हो। जैसे आर्टिकल 15 जो है कि नो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, और उसमें जो है कि आपके सेक्शंस प्रोवाइडेड जो 3-4 में, कि जो है कि उनके सर्टेन जो है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है कि उनको रिजर्वेशन दिया जाए। 16 जो हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, उसमें 16(4) जो कि रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन की बात करता है। तो वो यहाँ से जो है कि अलाइन होनी चाहिए। मीन्स यही जो है कि पॉलिसी फ्रेम करते वक्त आर्टिकल 46 ही या आर्टिकल 15-16 के कुछ प्रोविजन जो है कि कंबाइन करते हुए गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम करने में हेल्प करता है। तो ये आप याद रखेंगे 46 के बारे में। देन जो है कि ये मैंने आपको ऊपर ही बताया, जो है कि ये क्या आपको जो है कि प्रोवाइडेड है, क्या ये कोऑपरेटिव जो है कि 43A में प्रोवाइडेड है? तो ये गलत हो जाएगा, जो है कि ये 43B में प्रोवाइडेड है। ए में क्या है? आपके प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट से बात है, वो जो है कि इन्वायरमेंट की बात करता है 43A, तो 43B होगा यहाँ, तो ये जो है गलत हो जाएगा। देन जो है कि डी जो है कि आपका सही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत जो है कि 40 में बात है।
देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 34 जिसमें असर्शन और रीजन दिया है और हमें ये एक बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मनरेगा जो है कि प्रोवाइड करता है आपके एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट वन मेंबर हाउस होल्ड फॉर दी मिनिमम वो 100 डेज। तो मनरेगा जैसे कि क्या है, हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो कि इंश्योर करता है आपको साल में जो है कि इन 1 ईयर 365 डेज में से 100 डेज एम्प्लॉयमेंट आपके पास गारंटीड है हमारे गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। और रीजन क्या कह रहा है कि ये जो है कि आपका पार्ट 3 में है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये पार्ट 3 में नहीं है, ये पार्ट 4 में है। पार्ट 3 जैसा कि हम जानते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है जो कि 12 to 35 बात करता है। पार्ट 4 हमारा डीपीएसपी है जो 36 to 51 है। तो ये हमें याद रखना है। ये जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 36 to 51 में है, जिसमें पर्टिकुलरली आर्टिकल की बात की जाए तो 43 आर्टिकल जो है कि लिविंग वेज और सर्टेन कंडीशन फॉर वर्कर्स जो है कि बात करता है, पार्टिसिपेशन इन सब की। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये सब जो है कि आप याद रखेंगे तो ये हमारा जो है कि गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो सी आंसर करेक्ट हो गया। और ब्रीफली इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, मैंने बता दिया मनरेगा स्कीम जो है कि आर्टिकल 43 को इंश्योर करती है, जिसका प्रोविजन यही है कि स्टेट एंड्योर करेगा सिक्योर सर्टेन लेजिस्लेशन के थ्रू कि सबको जो है कि इक्वल वर्क और ये सब जो है कि मिल सके। तो ये जो है कि आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जो है कि इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे पूछा गया है, जैसा कि मैं ऊपर से बताते हुए आ रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है फिर भी मैं इसको एक बार वाटर कर देता हूँ, ये सब गलत हो जाएंगे। आपका 43A जो है कि ये प्रोविजन जो है कि आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, एक तो आपका 43A भी हो जाएगा। और जो है कि देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाएगी कि 39A जो है प्रोविजन फ्री लीगल एड, ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आया था। तो यहाँ पे ये जो है कि ये दोनों ही आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हैं। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली, जो कि यहाँ पे जो है कि यहाँ डी आंसर करेक्ट दिया गया है। तो ये आप एक बार जो है कि इसको देख सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है, इसको स्किप करते हैं, ये भी रिपीटेड है। यहाँ पे जो है कि पूछा गया कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कहाँ है, तो ये हमारे डीपीएसपी में है। तो ये सब जो है कि हमने देख लिया है। ये क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द डीपीएसपी जो है कि डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, जो कि आर्टिकल 51 है में हमने ऊपर जो है कि मैचिंग करते वक्त इसकी बात की थी कि आर्टिकल 51 में ही इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात की गई है। और बाकी जो है कि आपको बता दिया गया आर्टिकल 41 जो है कि वर्क एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट देता है। 48(3) जो है कि 43A जो है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन दी मैनेजमेंट कहता है। 43B जो है कि क्या बात करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। 48 के ए क्या बात करता है, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली ये सब याद रहने चाहिए, जो कि आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगे। देन जो है कि देखा जाए तो ये सब जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आई एम स्कीपिंग दिस ऑल क्वेश्चंस, तो ये जो है कि स्किप करते हैं। फिर यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन जो है कि नहीं ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो क्या जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, तो ये जो है कि ऐड किया गया इसी से। इक्वल एड, देखिए यहाँ पे जो है कि ऊपर जो है कि ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन आंसर जो है कि डी दिया गया, पर ये दोनों इसलिए 39 है और 43 है, क्योंकि आगे देखिए क्वेश्चन ये यही है कि यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि ऐड किया गया है डीपीएसपी में 42nd अमेंडमेंट से। तो ये जो है कि यहाँ पे देखिए खाली यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि आर्टिकल 44 है, हमारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड था डीपीएसपी में। बाकी ये सब प्रोविजन है, जैसे 39A हो गया आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन दी मैनेजमेंट ऑफ दिस हो गया इंडस्ट्री में, तो 43A हो गया, ये सब ऐड किए गए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और चिल्ड्रन और यूथ एक्सप्लॉयटेशन की जो बात है वो आपके आर्टिकल जो है आपके 45 में जो है कि थोड़ा इंश्राइन हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है कि आपको याद रखनी है, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये सब जो है कि प्रोवाइडेड है, तो आप देखिए पढ़ सकते हैं। देखिए 40 हमने बताया कि आपको 45 और 39F जो है कि फुल्ली डेवलप करना है वो चिल्ड्रन को, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, तो आप ये याद रख सकते हैं। देन जो है कि दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रांट करता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे कौन से आर्टिकल में प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, जहाँ की मेंशन है कि कोई भी चिल्ड्रन जो है कि किसी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, आप जो है कि किसी भी ह्यूमन की कोई ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन में याद रखना है। तो जो है कि यहाँ चिल्ड्रन और वुमेन्स की बात की गई है, वहाँ ट्राइबल और दलित की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सॉरी ट्राइबल्स के सर्टेन राइट को भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, मीन जो है कि
जो हमारे माइनॉरिटीज राइट है, मीन्स जो है कि उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सी आंसर जो है कि करेक्ट हो जाएगा। और दलित से जो है कि यहाँ पे दलित से ऐसा मत समझिए कि एक्सप्लॉइटेशन में जो हमारा आर्टिकल 17 है वो राइट टू अनटचेबिलिटी की जो बात करता है, उसमें जो है कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो अनटचेबिलिटी की बात करता है जो अनह्यूमन एक्ट है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं है, सच वर्ड जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन और दलित सॉरी ट्राइबल्स के लिए, तो जो है कि आपका सी आंसर सही हो जाएगा, जो कि आप एक बार ब्रीफली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दलित हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन ही नहीं है, बस जो है कि कोई भी अनटचेबिलिटी की एक्टिविटी मीन जो है कि कोई भी जो है कि वनरेबल सेक्शन है या कोई और दूसरी क्लास है, तो उनके लिए हमारे राइट टू अनटचेबिलिटी है, जो कि आर्टिकल 17 में प्रोवाइडेड है। और ये भी याद रखिए अनटचेबिलिटी भी मेंशन है बट कहीं पर डिफाइन नहीं है किसी कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में, तो ये सब चीजें प्रीवियस सेक्शन में और डिटेल से मैं बता चुका हूँ। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, तो ये हमने देख लिया कि प्रोविजन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, ये जो है कि आर्टिकल जो है कि हमारा कौन सा है, गांधीयन प्रिंसिपल है, जो कि बात करता है किसके कौन से आर्टिकल में बात है, ये आपके आर्टिकल 47 में जो है कि डिफाइंड है। आर्टिकल 47 में कोई भी जो है कि काउ स्लॉटर और जो है कि आपका ड्रिंकिंग नहीं होगी, जो कि हमारा एक गांधीयन प्रिंसिपल है, तो ये सही हो जाएगा। काउ प्रोटेक्शन भी जो है कि आर्टिकल 47 में है, तो ये भी सही हो जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आपका आर्टिकल 48A में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे जो है कि बात है फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ द 14, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो है कि आर्टिकल 21 जो है कि इसको डायरेक्ट गारंटी करता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 जो कि बात करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है कि बिलो द एज, आर्टिकल 45 क्या बात करता है, जहाँ पे एजुकेशन की बात हुई है बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात है। बाकी जो एज ऑफ 14 मीन 6 to 14 ईयर्स की जितनी एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन जो है कि आया है हमारे आर्टिकल 21A में, तो ये जो है कि इसमें बात है जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो है कि एड ऑन किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिलो द एज 6 होता है, मीन जो है कि 6 साल तक के बच्चों के लिए ये जो है कि हमारा डीपीएसपी प्रोविजन रखता है। बाकी जो है कि आपका राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्ट होता है आर्टिकल 21A में, जो कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। देन मूविंग आउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है कि रिपीटेड है। देन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है जो कि फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, इसमें से कौन कौन सा इंक्लूड है, तो ये देखिए आपका बात कर रहा है कि प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, तो ये जो कि गलत है, ये आपका कौन सा आर्टिकल 23(4) जो है कि आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा, ये फंडामेंटल राइट में है। ये आपका सही है, प्रोविजन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल पर्पज ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड अदर ड्रग विच आर इंजीरियस टू हेल्थ, तो ये आपका मैंने बता दिया कहाँ पे 47 में, तो बी जो है कि आपका सही हो जाएगा। देन जो है कि मूव करते हैं हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे 23(1) में जो है कि प्रोवाइडेड है हमारा फोर्स लेबर नहीं करा सकते हैं, 47 में ये प्रोवाइडेड है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ हमारे डीपीएसपी दिए गए हैं एंड आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी गांधीयन प्रिंसिपल, जो है कि हमारे गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर कौन कौन से आएंगे, तो ये हमें बताना है। देन फर्स्ट कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये हम जानते हैं कि आर्टिकल 44 है, जो कि हमारा एक गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, ये हमारे लिबरल इंटेलेक्चुअल में आ जाता है कि सबको बराबरी जो है कि बराबर लॉ आनी चाहिए सारे रिलीजन पीपल्स के लिए, तो ये आर्टिकल 44 हमारा गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है। पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत यस, ये आर्टिकल 40 में है, जो कि हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है। देन प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री इन द रूरल एरियाज, तो ये भी जो है कि हमारा जो है कि प्रोवाइडेड है गांधीयन प्रिंसिपल में, जो कि हमारा जो खादी विलेज इंडस्ट्री का ऑपरेशन होता है, ये सब जो है कि यहाँ प्रोवाइडेड है, जो कि आर्टिकल 40 आपके 7 में बात कर देता है। और लीजियर लाइफ और कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ये भी जो है कि आपका सही होगा, तो यहाँ पे 1, 3, 4 जो है कि आपका सॉरी यहाँ पे जो है कि आपका 2 और 3 सही होगा। ये जो है कि सिक्योरिंग वर्कर रीजनेबल लीजियर, ये सब जो है कि हमारा जो है कि आपका गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आता है, ये सोशलिस्ट वाले में आ जाता है। तो यहाँ पे गांधीयन की बात की जाए तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड जो है कि सही है, जिसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कि 44 और ये जो है कि ये आर्टिकल नहीं आएंगे, हमारा खाली आर्टिकल 40 और 47 आएगा। तो ये जो है कि आप यहाँ से एक बार ब्रीफली जो है कि पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो कि 47 बात करता है आपके न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड और लिविंग में, और 48 ये बात करता है। देन जो है कि आई होप ये समझ में आया होगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा फॉलोइंग की प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ये कहाँ का ऐड है हमारे में, तो ये क्या हमारे डीपीएसपी में खाली है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में है कि दोनों में है कि कहाँ है, तो ये जो है कि हम जानते हैं कि यहाँ आर्टिकल 48A में है, और यहाँ पे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी
ओरिजिनली 10 थी और बाद में जो है कि टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो ये जो है कि बाद में 11 होगी, तो उसमें से जो है कि आपके आर्टिकल 51 के ए मीन जो है कि 51 ए में जो जी वाली ड्यूटी है, मीन जो है कि एक ड्यूटी ऑन दी नंबर जी, तो ये जो है कि हमारी दोनों ही जो है कि आप प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोथ सही हो जाएंगे, जिसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज दी बोथ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में दिया गया, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट है जो कि दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कि हमारा इनमें से कौन सा डीपीएसपी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको जो है कि अब तक सारे समझ में आए होंगे, एक बार आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए। देन जो है कि इसमें से यही निकलेगा कि आपका स्टेट एंश्योर करेगा प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ये जो है कि हमारा डीपीएसपी है। बाकी देखिए ये जो है कि क्या कह रहा है, स्टेट नॉट डिनाई द इक्वालिटी टू एनी पर्सन बिफोर द लॉ, ये फंडामेंटल राइट में है जो कि आर्टिकल 14 की बात कर रहा है। देन जो है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस, तो ये नो डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में है। अनटचेबिलिटी का एनफोर्समेंट जो है कि हमारा जो है कि अगेंस्ट जो है कि राइट अगेंस्ट जो है कि अनटचेबिलिटी जो है कि आर्टिकल 17 में प्रोवाइडेड है, तो ये तीनों जो है कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द साइलेंट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अबाउट, यहाँ पे जो है कि इनमें से किस चीज पे जो है कि हमारे डीपीएसपी ने बात नहीं की है, तो यहाँ पे जो है कि एडल्ट एजुकेशन की बात नहीं हुई है। एडल्ट एजुकेशन मींस यहाँ पे हम जो भी प्रोविजन प्रोवाइडेड है एजुकेशन से रिलेटेड, वो बिलो दी एज 6 में प्रोवाइडेड है, मीन जो है कि 6 साल के नीचे जो है कि बच्चों को आर्टिकल 45 में जो है कि एजुकेशन जो है कि प्रोवाइड करने का जो है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ से याद रखेंगे। बाकी लिविंग वेज, फ्री लीगल एड और ये सब तो जो है कि मैंने बता दिया, ये सब प्रोवाइडेड है हमारे डीपीएसपी में, तो फर्स्ट जो है कि हमारा करेक्ट हो जाएगा, अडल्ट एजुकेशन की बात नहीं है, जो कि आप एक बार ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कि यहाँ पे जो है कि कौन सा डीपीएसपी है जो कि ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में लेटर, तो देखिए 40 जो है कि पंचायत, आर्टिकल 40 जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत बात करते हैं पहले से है। काउ स्लॉटर जो है कि आपका ये जो है कि आपके जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से प्रोवाइडेड है। ये फ्री लीगल एड जो है कि आपका जो है कि 39A जो है कि ये जो है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में तो एडेड ही है। देन मूविंग आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात की गई है और यहाँ पे कंसीडर करना है हमें सर्टेन स्टेटमेंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, तो इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव है कि आपको जो है कि फ्री और कंप्लीट लीगल सर्विस मिलेगी टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, मीन जो है कि हमारा 39 फ्री लीगल एड की बात करता है। और जो है कि नालसा जो है कि आपका 87 एक्ट से जो है कि स्टैब्लिश इसीलिए किया गया था। पर दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे, ये भी जो है कि क्या कह रहा है, इश्यूज गाइडलाइन टू द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट लीगल प्रोग्राम और स्कीम थ्रू आउट द कंट्री, तो यहाँ दोनों ही सही है, जो कि हमारे यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे नालसा के एक्ट 1987 में जो है कि ये बात की गई है कि सबको जो है कि लीगल सर्विसेज मिलेंगे, वीकर सेक्शन जो है कि जस्टिस से जो है कि दूर ना रह जाए, उनको जो है कि लोक अदालत जो है कि ये सब इम्प्लीमेंट्स करके जो है कि मिलेगा। आप इसको जो है कि एक बार पॉज करके पढ़ेंगे तो जो मैंने बताया ये वही चीज होगी। देन जो है कि हम मूव करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी जो कि प्रोवाइड होगी फ्री लीगल एड, तो वो जो है कि ऑन विच एक बार और इसको पढ़ देता मैं कि इंडिया में जो है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है कि प्रोवाइड करेगा फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजन्स, मीन जो है कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस टाइप ऑफ सिटीजन मीन जो है कि आप सबको तो प्रोवाइड नहीं कर सकते ना सर, नहीं तो सब जो है कि कहेंगे कि हमको फ्री में लॉयर हमको प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे वीकर सेक्शन जो है कि वनरेबल सेक्शन और वीकर सेक्शन को प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे सर्टेन कंडीशन दी हुई है, तो हमें बताना है कि इनमें से किसको जो है कि नालसा के अंदर लीगल सर्विसेज फ्री में प्रोवाइडेड होंगी। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पर्सन जो है कि एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज, तो क्या इनको प्रोवाइड होगा। आप देखिए 1 लाख एनुअल इनकम जिसकी है तो वो बहुत ही जो है कि मतलब सोचिए अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्स 6.5 के अराउंड जो है कि 6,500 रुपये प्रति मासिक इनकी इनकम होगी, तो इनको तो प्रोवाइड करना बहुत ही जरूरी है। देन जो है कि ट्रांसजेंडर विद द एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, तो ये भी सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड तो सही हो गया। देन जो है कि मेंबर ऑफ द ओबीसी विद एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख, तो यहाँ पे जो है कि इन लोगों को नहीं प्रोवाइडेड है, मीन जो है कि 3 लाख जो है कि एक सस्टेनिंग इनकम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि ये जो है कि आईएएस प्री 2020 में माना गया है, तो ये थ्रेशोल्ड जो है कि थोड़ा लायबल माना जाता है, तो ये जो है कि आपका नहीं होगा। देन जो है कि ऑल सीनियर सिटीजन की बात की गई है, तो यहाँ पे जो है कि ऑल सीनियर सिटीजन जो है कि मान लीजिए कोई जो है कि
बिलो द पॉवर्टी लाइन सिटीजन है, सीनियर सिटीजन, तो उनको तो दे दिया जाएगा, बट जो है कि कोई रिच सीनियर सिटीजन है तो उनको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो 1 एंड 2 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 1 और 2 को प्रोवाइड किया जाएगा, 3 एंड 4 को नहीं किया जाएगा, जो कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो सेक्शन 12 जो है कि नालसा की बात करता है, जैसे मेंबर ऑफ SC/ST हो गए या विक्टिम ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गए, जो कि हमारा आर्टिकल 23 रेफर करता है, वुमेन और चाइल्ड हो गए। देन जो है कि और भी जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर और पर्सन इन दी एनुअल इनकम जो कि थ्रेशोल्ड, जो कि यहाँ पे जो है कि आपके स्टेट वाइज जो है कि एनुअल इनकम दी गई है। तो आप एक बार ब्रीफ करके इसको जो है कि पॉज करके, ये हैशटैग रेक्टिफिकेशन ही हो सकता है इसका। देन जो है कि आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द DPSP। हमारे DPSP में कौन सा जो है कि आर्टिकल हमारा ये प्रिंसिपल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रोहिबिशन ऑफ लिकर गांधीयन प्रिंसिपल है, राइट टू वर्क भी दिया हुआ है, इक्वल पे और इक्वल वर्क भी दिया हुआ है 39D, ये 41, और ये जो है कि आपका गांधीयन प्रिंसिपल में जो है कि बात है आपके 47 में। तो ये तीनों तो है, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है कि नहीं आता, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है, जो कि हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की जो बात करता है आर्टिकल 21, उसी के अंदर जो है कि एक प्रोविजन जो है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन RTA एक्ट के थ्रू इम्पोज किया गया है। बाकी इसका कोनिशन जो है कि हमारा आर्टिकल 19 से होता है। आर्टिकल 19 जो है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और फंडामेंटल राइट वाली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर यहाँ पे डी हो जाएगा, तो ये आप देख सकते हैं 39D और ये सब जो कि दिया हुआ है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो जो है कि आप देखिए 44 यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। बाकी फ्रीडम ऑफ प्रेस तो ये आर्टिकल आपके 19 में प्रोवाइडेड है। देन जो है कि रिलीजन का फ्रीडम का जो है कि कहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये आपका 25 to 28 में प्रोवाइडेड, जो कि फंडामेंटल राइट और इक्वालिटी बिफोर लॉ तो फंडामेंटल राइट है, तो ये 14 में है। देन जो है कि इसका ये आंसर हो गया। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है ये जो कि इसमें से DPSP कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखिए कंजम्पशन प्रोविजन लिकर में यही खाली DPSP है, जो कि आपका 47 है गांधीयन प्रिंसिपल। बाकी ये सब जो है कि हमारे फंडामेंटल राइट है, जैसे आर्टिकल 17 हो गया। फोर्स लेबर आपका जो है कि नहीं करा सकते हैं आर्टिकल 24 में। देन जो है कि चिल्ड्रन और फैक्ट्रीज में वर्क ना करें, तो यहाँ सब आर्टिकल 24 की बात है, क्योंकि 23, 24 और 17 है फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे ओनली C होगा। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। मींस जो है कि यहाँ पे अनटचेबिलिटी का जो है कि नहीं है, आर्टिकल 17 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। बाकी इक्वल पे वर्क, एडिक्वेट लिविंग और जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्किंग, ये सब हमारे DPSP में प्रोवाइडेड है। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है DPSP जो है कि एक चेक है विच इज पेड ऑन द बैंक कन्वीनियंस। तो ये किसने कहा था, ये KT शाह जी ने कहा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एक चेक की तरह है, जो कि बैंक के कन्वीनियंस पे मिलेगा। मीन्स जो है कि जैसे आप कोई भी चेक होता है आप साइन करके जो है कि दे देते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन सही हो तब बैंक में जाएंगे, तब जो है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब वो चेक जो है कि सामने वाले के अकाउंट में वो फंड ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यही है कि इसी तरीके से यहाँ पे बैंक कन्वीनियंस का मतलब है जो भी हमारा स्टेट रहेगा, स्टेट ये जो है कि सारे प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए पॉलिसी को तभी फ्रेम करेगा जब वहां पे जो है कि सारे जो है कि चीजें बैलेंस पे रहेंगी। तो ये KT शाह जी ने इसी को प्रोनाउंस किया था कि ये जो है कि DPSP एक चेक की तरह है, जो कि पेड होता है बैंक कन्वीनियंस पे। तो इसका जो है कि आप देखिए पर ब्रीफली पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है हमारा कि विच ऑफ द विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे जो ऊपर प्रोविजन दिए गए हैं, इंडिया फुलफिल दी नेशनल सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च किया गया है, तो इसमें से कौन कौन सी चीजें इसको फुलफिल करेंगी। जैसे फंडामेंटल राइट जो है कि हमारे नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम को फुलफिल करेंगी, जो कि हमारा 1995 में लॉन्च हुआ था। मीन्स 1995 में ये हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था। तो ये फंडामेंटल राइट्स के सब जानते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोविजन है 12 टू आपके 35 में, जिसमें मेनली बात करें तो 14 से लेके 32 तक ये सब जो है कि फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस। जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ये सब इक्वालिटी को जो है कि बराबर लाने की बात करते हैं, है ना। आपके लाइफ एंड लिबर्टी हो गई, फिर जो है कि आपके सर्टेन फ्रीडम के रिलीजन के राइट हो गए, ये फंडामेंटल राइट से करेक्ट हो जाएगा। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, ये खाली एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। मीन्स आप राइट एंजॉय कर रहे हैं तो आपको जो है कि कुछ ड्यूटीज भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। देन DPSP तो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस की, तो ये भी सही जाएगा। तो हमारा 1 और 3 जो कि C आंसर जो है कि करेक्ट हो जाएगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन, जो है कि बात कर रहा है क्या, यहाँ पे जो है कि सर्टेन जो है कि आपके DPSP जो है कि दिए गए हैं, और हमें बताना है कि
इसमें से जो है कि कौन सा करेक्ट है। तो ये देखिए, आइए देखते हैं इसमें। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दिहाड़ी 39 डी आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 याद रखना है। फिर ये कह रहे हैं कि स्मॉल फैमिली नॉर्म, तो ऐसा कोई डीपीएसपी है, देखिए इतनी डिस्कशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। देन जो है फोर्थ कर रहा है एजुकेशन थ्रू दी मदर टंग एट दी प्राइमरी लैंग्वेज, तो ये जो है कि हमारे मदर लैंग्वेज की कोई बात नहीं कही है, यहाँ पे एजुकेशन की बात हुई है, जो कि आर्टिकल 45 में है कि 6 एज तक के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है कि एजुकेशन दी जाएगी। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, हाँ बी आंसर सही होगा। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं, ये मदर टंग का जो लैंग्वेज है, मीन जो है कि मदर टंग में आपके प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, ये हमारा जब आर्टिकल 350A है उसमें बात की गई है, जो कि स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आप जो है कि मदर टंग और लोकल जो है कि गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन है या कहीं भी आप जो है कि गाइडलाइन दे सकते हैं, जो कि हमारा भारत जो ऑफिशियल लैंग्वेज के आर्टिकल है, फॉर्म आर्टिकल 43 43 से जो स्टार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से 350A में जो है कि ये प्रोविजन प्रोवाइडेड है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप मैंने जो है कि सारे डीपीएसपी के क्वेश्चन आपको ब्रीफली जो है कि क्लियर हो गए होंगे और ये चैप्टर भी कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप चाहे कि आप जो है कि आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये डिस्कशन का फॉर्मेट जो है कि मैंने थोड़ा यूनिक सा डिजाइन किया कि वहीं हम जो है कि चीज़ों को रिकॉल कर लें। तो जो है कि अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है कि वाइडर रीच तक पहुँच पाऊँ। और जो है कि आप जो है कि बाकी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल, इसी तरीके से सारे डिस्कशन को मैंने कंटिन्यू किया है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी एंड। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो वो डू सब्सक्राइब बाय सपोर्टिंग मी, ताकि मैं जो है कि और यूजफुल कंटेंट ला सकूं। इसी तरीके से मैं पॉलिटी सीरीज को कंटिन्यू करूं। फिर जो है कि पॉलिटी कंप्लीट होते ही मैं जो कि ट्राई करूंगा कि आपकी जो कि हिस्ट्री, जो कि सबसे एक मेन मुद्दा रहता है, तो हिस्ट्री को भी ऐसी सिंप्लीफाई करके, इकोनॉमी को सिंप्लीफाई करके, ज्योग्राफी को, जितनी हमारी घटना चक्र में जो कि एक तरह से ये पीवाईक्यू ही कवर कर दिए जाएंगे यहाँ पे सारे। तो आप जो है कि जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, मीन जो है कि मोटिवेशन पुश करेंगे, उसी तरीके से हम अपने 2026 के एग्जाम के गोल को टैकल करते हुए ये सब चीज़ें कवर कर लेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द एंड। आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। दिस साइड हासिल भास्कर साइनिंग ऑफ, हैप्पी लर्निंग।